जैसा कि सर ने अभी बताया रिगार्डिंग दी इनिशियल इंट्रोडक्शन, मैं आगे के मॉड्यूल्स में अभी आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें कम से कम 13 मॉड्यूल्स हैं जो कि हम छोटे छोटे भी हैं, कुछ सेगमेंट्स जहां पे हमें थोड़ा विस्तार में आपको बताना है वो भी बताएंगे। कई सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, कैसे फैसिलिटी को बनाना है, कैसे हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करना है, कैसे डेड बॉडी का मैनेजमेंट करना है, कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटी बनानी है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स अभी आएंगे। लगभग 13 मॉड्यूल्स हैं। अभी आपका इंट्रोडक्शन में पहला मॉड्यूल खत्म हुआ है और बीच में हम जरूर चाहेंगे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद करिएगा वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के, तो नहीं तो फ्लो हमारा इम्पीड होता है। आप लोगों का सबका जोश कैसा है? हाथ उठा के बताइए, आप लोग एकदम जोश में हैं मैनेजमेंट करने के लिए, डर नहीं रहे हैं? बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। ये जानकारी जो दी जा रही है इसलिए कि आपके अंदर से भ्रम और गलत इन्फॉर्मेशन, और आजकल व्हाट्सएप पे सब लोग यूनिवर्सिटी बन गई हैं तो वो वही व्हाट्सएप वाली इन्फॉर्मेशन ना सर्कुलेट करें, और जो एक्चुअली लॉजिकल है और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कम्युनिकेट की जाए। मुझे उम्मीद है जब ये तीनों 13 मॉड्यूल्स होंगे तो आपके मन में जितनी भी शंकाएं हो रही होंगी वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। जो नहीं होंगी वो आप मेरे से वार्ता कर सकते हैं हर सेशन के बाद में। वायरस एपिडेमियोलॉजी, अगर आप इस वायरस को देखेंगे तो ये अजीब सा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पाइक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के हैं, हिमैग्लूटिनेशन है, HE का कंपोनेंट है। आप देखेंगे ये सारे स्पाइक्स हैं जो कि ये सब प्रोटीनेशियस मटेरियल्स हैं। इसका एक अलग से एनवेलप है, वो भी प्रोटीन है। इसके अंदर एक जीनोमिक RNA देखते हैं, ये RNA वायरस होता है, और बाकी सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। इसी को SARS-CoV-2 या COVID-19 बोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये SS RNA एक वायरस है जो कि एक क्राउन लाइक अपीयरेंस रखता है। इसको इसलिए कोरोनम रखते हैं जिसका कि लैटिन वर्ड है फॉर द वर्ड मीनिंग क्राउन, ठीक है। और ये सब फैमिली में आता है ऑर्थो कोरोना वायरस के, और ये बीटा कोरोना वायरस के कैटेगरी में आता है। इसका जीनोमिक कैटेगराइजेशन जो है हैज शोन दैट प्रोबेबली बैट्स या रोडेंट से आया होगा, यानी चमगादड़ या फिर रोडेंट से ये इसका सोर्स आया और ये जाके ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ। नोवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोरोना वायरस फैमिली से जरूर है, लेकिन ये नया वेरिएंट है जिसको कि पहले नहीं देखा गया, इसलिए नोवल कोरोना वायरस है। ये सर्कुलेट करता है, वैसे कोरोना वायरस में जब आप मानेंगे तो ये सर्कुलेट करता है अमंग एनिमल्स, बट सम ऑफ देम आर आल्सो नोन टू अफेक्ट द ह्यूमंस। एंड ये 2019 या ये नोवल कोरोना है, ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ चाइना में एट द एंड ऑफ 2019 and is now the strain is a new strain that is not been previously seen in humans. इसके symptoms usually fever, cough, difficulty breathing, muscular pain और थकान महसूस होना है। इसका यूजुअल ट्रांसमिशन टाइम 2 से लेकर 14 दिन है। इसका इंक्यूबेशन एवरेज जब देखा जाता है तो ये 5 से 6 दिन में ये इंक्यूबेशन करके सिम्टम्स वगैरह दिखने लग जाते हैं। जैसा कि प्रीवियसली सर ने बताया कि 1% लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, यानी कि मेजॉरिटी में इसके सिम्टम्स दिखेंगे। तो इसको पहचानना एक नॉर्मल फ्लू से थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि सिम्टोमेटिक दिखेगा मरीज आपका। लेकिन ये जो भी डाटा हम दे रहे हैं ये वुहान से है, लेकिन कुछ डाटा जो अभी US से है और स्पेन या इटली से आ रहा है वो थोड़ा भिन्न है। वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन और हमारे पास भी आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो वुहान से रिलेटेड ही हम आपको बता रहे हैं। प्रिवेंशन में इसमें ये है कि अवॉइड करें कांटेक्ट, बीमार लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप बीमार लोगों से दूर रह नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन वॉश योर हैंड्स तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एंड इफ यू डेवलप कफ देन यूज अ मेडिकल मास्क। तो अगर आप खुद नजला जुकाम वगैरह से पीड़ित हैं तो कृपा करके मास्क लगा के अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। जैसा कि पहले बोला 31 दिसंबर 2019 को ये WHO चाइना कंट्री ऑफिस ने ये इन्फॉर्म किया कि वुहान सिटी हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना में ये पहली बार स्ट्राइक मारा। 7 जनवरी 2020 को इसका नोवल कोरोना वायरस नेम या COVID-19 बताया गया, और 31 जनवरी 2020 में हिंदुस्तान में पहला केस केरला में इसको आया। यानी 31 जनवरी 2020 से इंडिया की कहानी शुरू हुई, और ये अब ये पूरे विश्व में इतनी तरह से फैला हुआ है। शायद ही आप कोई ऐसा एरिया देखें इस मैप के ऊपर जहां पे कि ये ना हो रहा हो। तो सब कंट्रीज इससे ग्रसित हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके इंडिया में हो रहा है, बल्कि आप कोई भी लाइन देखिए, कोई भी मैप में एरिया देखेंगे उसमें रेड डॉट जरूर बनी हुई है। जितनी बड़ी डॉट उतने ज्यादा मरीज। इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित
यूएसए दिख रहा है जिसमें लगभग 1000 की मृत्यु डेली हो रही है, 1000 लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। और ये अभी जो इटली जो सबसे ऊपर है जिसमें 15,000 टोटल मौतें हो गई हैं। दूसरा इसमें अभी जो नंबर्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके यूएसए से, जो कि 10,000 के ऊपर इसमें मृत्यु हो गई है। इसके नीचे स्पेन आ रहा है जिसमें लगभग 5,000 से 6,000 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीमारी से। और डबलिंग टाइम के बारे में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने लॉकडाउन का पालन अच्छे से किया है तो डबलिंग टाइम जो है ये स्लो हो सकता है। पहले ये डबलिंग टाइम 7 डेज के हिसाब से हो रहा था इंडिया में, लेकिन जब से मरकज के केसेस हुए हैं उसमें ये डबलिंग टाइम 7 से गिर के 4 डेज में हो गया है। और जैसे जैसे ये केसेस और बढ़ेंगे इनके नंबर्स डबल करेंगे। तो अभी अगर आप 8200 पे 4200 पे हैं तो 4 दिन बाद आप 8400 पे पहुंच जाएंगे। और अगर ये डबलिंग रेट और कम होगा तो आप खुद इमेजिन करिए कि कितनी तेजी से ये नंबर्स बढ़ेंगे। यानी अगर आप 8500 पे हैं तो डबल होने में अगर 2 दिन लग गए तो आप अचानक से हजारों में पहुंच जाएंगे नंबर्स। इसलिए लॉकडाउन का पालन करना आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसका यूजुअली स्प्रेड जो माना जाता है कि जो इंसान को ये हो रहा होता है या तो वो खांसी करेगा या जुकाम वगैरह जो इसको होगा तो उससे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे मुंह से और नाक से। वो ड्रॉपलेट्स यूजुअली ये 6 फीट पे गिर जाते हैं। ये सारा डाटा इबोला के पेशेंट से आया, लेकिन ये मीजल्स से भी आया। लेकिन इसको अभी एग्जैक्ट डाटा में बोलूं कि कोरोना में कैसा हो रहा होगा, ये एक अनुमान है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये अनुमानता ये माना गया कि 3 फीट के अंदर अंदर छोटे बड़े पार्टिकल्स जो आपके मुंह से खांसी या छींक करने पे निकलते हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन छोटे कण जो बहुत ही माइक्रॉन्स में होते हैं वो फ्लोट करते हैं उस एयर के अंदर, और ये काफी देर तक ये फ्लोट करते रहते हैं। तो आप जब इसलिए मास्क पहनने की हिदायतें दी जा रही हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे इंसान ने उस इलाके में छींका है और आप उस इलाके में जा रहे हैं, आपको तो पता नहीं कि उसने किसी ने छींक के इस एरिया में छोड़ा है, तो वो फाइन पार्टिकल्स हैं, जब आप उसमें सांस लेंगे तो वो आपके अंदर भी जाएगा। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ये जमीन के सतह पर गिरेंगे या सरफेस पे गिरेंगे, प्लास्टिक पे गिरेंगे, लकड़ी पे गिरेंगे, आपके पेन पे गिरेंगे, कपड़ों पे गिरेंगे, हैंडल बार्स पे गिरेंगे, गाड़ी चलाने वाली ड्राइविंग सीट पे गिरेंगे, स्टीयरिंग व्हील पे गिरेंगे, आपके कैच करने वाले डोर नॉब्स पे गिरेंगे, आपकी टॉयलेट की सीट, स्प्लैश, आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए वहां पे गिरेंगे ये। इसलिए आप कितनी जगह पे आपका हाथ जाएगा, जहां पे भी हाथ जाएगा वो हाथ गंदा होगा, और उस गंदे हाथ से अगर आप अपने मुंह और नाक को छुएंगे तो ये वायरस आपके अंदर जाएगा। इसलिए निरंतर हाथ साफ करने की हिदायतें हैं, इधर उधर हाथ छूने की हिदायतें हैं कि आप ना करें, ज्यादा सर्फेसिस को ऐसे ना छुएं, लेकिन आपको तो पता नहीं है किस सर्फेस पे पड़ा है। इसलिए अपना हाथ निरंतर बार बार धोने की कोशिश है। इसलिए आपको बाहर जाने के लिए हिदायतें हैं कि ना जाएं, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो ऐसे अनगिनत चीजों के ऊपर आपका हाथ पड़ने वाला है जो कि आप जाने अनजाने में अपने मुंह पे लगाएंगे और ये वायरस आपके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हिदायतें दी जा रही हैं आपको। कितना फैलता है, अगर आप बोलें कि एक इंसान से कितने लोगों को फैलेगा, तो सबसे ज्यादा जो फैलने का रेट है वो मीजल्स का है, 12 से 18। यानी एक मीजल्स का पेशेंट होगा तो 12 से लेकर 18 मरीजों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप कोरोना को देखेंगे तो ये केवल 2.5 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, यानी 2.2 से लेकर 2.5 लोगों को इन्फ्लुएंस। लेकिन ये डाटा हमारा वुहान से आया है, और डाटा जब ये यूएसए और इस सब का डाटा भी आएगा तो अनुमानतः ये नंबर्स बढ़ने की टेंडेंसी है। हो सकता है ये 5 तक जाए। ये बताता है कि कितना कंटेजियस है, ये कितने लोगों को फैलेगा। तो इसमें एक तरीके से देखने के लिए कहा गया, इफ यू बिलीव यू हैव कम इनटू अ कांटेक्ट विद समवन इन द कम्युनिटी हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद कोविड-19, हियर इज हाउ यू कैन डिटरमिन योर रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस। भाई आप तो गए इलाके में, काम भी कर रहे हैं, मरीजों के साथ भी देख रहे हैं, आपको कैसे मालूम आपको कितना रिस्क है। तो इसमें कैटेगरी बनाई है WHO एंड CDC के द्वारा बनाई गई। इसमें नो रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या मीडियम रिस्क और हाई रिस्क है। सबसे पहले हाई रिस्क को देखते हैं। अगर आप क्लोज्ड हाउसहोल्ड कॉन्टैक्ट हैं विद अ पर्सन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव, इसको हाई रिस्क मानते हैं, यानी कंफर्म्ड पेशेंट के साथ रह रहे हैं, ये हाई रिस्क हो गया। नो रिस्क देखते हैं कौन है, आपने उस कंफर्म्ड केस के बगल से टहलते हुए निकल गए, ब्रीफली वॉकिंग बाय अ पर्सन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स। तो जैसा हमने पहले बताया, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं
तो फैलाने की रिस्क ज्यादा है अगर आप कोविड-19 के हैं। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो फैलाव होने के रिस्क थोड़े से कम होते हैं, तो नो रिस्क में आते हैं। बीच में जो दोनों है, लो रिस्क और मीडियम रिस्क, वो इन दोनों की चरम स्थितियों के बीच की स्थिति होती है। तो आप हाई रिस्क पहचाने, अगर आप कंफर्म्ड केस के कांटेक्ट में हैं, आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं कोविड-19 के, ठीक है। ये सीडीसी के अनुसार है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसा कि मैंने बताया, इसका रेंज होता है 1 दिन से लेकर 12.5 दिन। जो वुहान से डाटा है उसमें मीडियन डे 5 से 6 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स आएंगे। 5 से 6 दिन ऑनसेट ऑफ इलनेस के बाद में आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसा कि बताया, ड्रॉपलेट्स होते हैं जो स्प्रे करेगा बाय द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड यू कॉन्टैक्ट देम विद रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस बाय अ कंटामिनेटेड सरफेस व्हिच यू टच। ट्रांसमिशन अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन है। ह्यूमन टू एनिमल्स की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कंफर्म्ड अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यूएस से आई हैं। करंटली नो अवेलेबल ट्रीटमेंट है, कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, सपोर्टिव मेजर्स ही आपको बचाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फॉर द मोमेंट। अगर आप इस कर्व को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, आपने कई बार इसको अपने डाटा शीट्स में देखा होगा, टीवी बहुत मुझसे ज्यादा देखने का आपको समय मिल रहा होगा, आपने देखा होगा। हमें ये पर्पल वाली ये ग्राफ में नहीं रहना है, हमें ये ग्रीन वाले ग्राफ में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हम अपनी हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी के अनुसार काम कर पाएंगे। अगर हमारा ग्रीन कर्व में अगर हम लोग नहीं रहे, लॉकडाउन का एक पर्पस ये भी है कि हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी को बूस्ट कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें इस समय में, जिससे कि हमारे जो मरीज आने वाले की प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाए और हमारा सिस्टम जो एग्जिस्टेंट है, ध्यान रखें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम अमेरिका जैसी कंट्री नहीं है जिनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी परेशान हो रही है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी जितनी अत्यधिक मात्रा में हमारी आबादी है उसके अनुसार अगर आप देखें तो हम मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लॉकडाउन का पीरियड हमारी तैयारियों के लिए भी मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप कमरे में जिस हॉल में भी बैठे हैं कोशिश करें अपने कोलीग से कम 1 से 2 मीटर दूरी बना के रखें, और अगर मास्क पहने हैं तो मास्क पहन के रहें। केवल इतने पोर्शन पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ उठाइए और मुझसे पूछ सकते हैं। केवल इतने ही पोर्शन पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अन्यथा आगे वाले एरियाज में मैं जाऊंगा।